Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Arshad and you are watching IU series. Okay, today we are going to discuss about of fraction. जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन इसके अक़साम बाकी रह गए थे. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन के बारे में हमने ये बात कही थी कि फ्रैक्शन एक ताकत होता है. क्या होता है? एक ताकत होता है जो दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच ही होता है और ये अपोज करता है. क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन. ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था पहले. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ टाइप्स. इसके अक़साम कितने हैं? देखिए, दो किस्म के फ्रैक्शन होता है. एक होता है काइनेटिक फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन? काइनेटिक फ्रैक्शन होता है. ठीक है, और दूसरा जो है ये होता है स्टैटिक फ्रैक्शन. स्टैटिक फ्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टैटिक फ्रैक्शन की, तो स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपको मिसाल दे दूं कि मेरे पास एक सरफेस है, किसी भी टेबल का सरफेस है. ठीक है, जिसके ऊपर छोटे से बम्स है यानी फ्रैक्शन मौजूद है, और इसी के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा है. ठीक है ना, जैसे ब्लॉक या क्रेट. ठीक है, अब इसको मैंने रस्सी से बांधा है और इस जगह पर मैं फोर्स लगाता हूँ. क्या लगाता हूँ? फोर्स लगाता हूँ. तो जब फोर्स ये एग्जर्टेड जो मैं लगाता हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये जाने नहीं दिया जाता है. बिकॉज व्हाट, ये जो सरफेस है ये नीचे वाला सरफेस और इस ऊपर जो दोनों इन कांटेक्ट है, इसके बीच जो ताकत है ये मेरे फोर्स के अपोजिट है. ठीक है, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इस ब्लॉक को हरकत में लेके आऊँ, लेकिन ये फ्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा है? ये इसे जाने नहीं देता है. ठीक है, तो इसी वजह से स्टैटिक फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से क्या कर देता है? मोशन से रुकवा देता है. ठीक है ना, या मोशन करने नहीं देता है. ठीक है, तो इसका डिफिनीशन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि दिस इज अ फ्रैक्शनल फोर्स व्हिच टेंड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम स्टार्टिंग मोशन. ओके, from starting motion. अब देखिए इधर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आओ, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स जो आप लोगों को नज़र आता है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट मोशन के लिए जाने नहीं देता है. तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रैक्शन. तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप लोगों ने कहना है कि स्टैटिक फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करने नहीं देता है. ठीक है, मोशन से रुकवाता है. ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे आगे जाकर. इधर पर काइनेटिक फ्रैक्शन की बात अगर मैं करूँ, तो अब मैं अगेन कंसिडर करूँगा कि ये एक सरफेस है. ठीक है, और ये क्या है? इसके ऊपर ये वही ब्लॉक पड़ा है और ये बंधा है. ठीक है, मैं नहीं हूँ, कोई बंधा है. ठीक है, इसके ऊपर ये फोर्स लगाता है, एक्सर्टेड फोर्स. अब जो फ्रैक्शन फोर्स लगता है इसका बस ख़त्म हुआ. ठीक है, मैंने इतना ज़ोर लगाया कि जो क्या है पूरा का पूरा क़ुव्वत के साथ मैंने इस सब्जेक्ट को क्या किया? खींच डाला. तो अब इसकी ताकत कम होने पड़ती है. फ्रिक्शन का फोर्स जो क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है और मेरा एक्सर्टेड जो फोर्स है ये ज़्यादा हो जाता है. तो अब ये ऑब्जेक्ट आगे जाना यानी आगे मोशन शुरू करता है, लेकिन फिर भी मोशन के दौरान इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगी. ठीक है ना, तो जो फोर्स लगेगी वही फोर्स क्या है? वही है काइनेटिक फ्रैक्शन. क्या है? काइनेटिक फ्रैक्शन. तो काइनेटिक फ्रैक्शन की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि ये वही फ्रैक्शन है जो मोशन के दौरान ही इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है? लगती है. ठीक है, सो हम मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स या दिस इज अ फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स लिखे. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स व्हिच exerted on any object during motion. ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हमेशा के लिए किस डायरेक्शन में लगेगी? मोशन के अपोजिट लगेगी. ठीक है, तो इधर पर मैं ये मेंशन कर सकता हूँ अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ओके. नाउ कम टू वर्ड्स. इसको मजीद आगे जाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यार इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन. ठीक है, ये डिफिनीशंस अपने साथ नोट कीजिएगा ताकि आप कहीं भूल ना पाए. ठीक है, जब देखें
सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वही मैं आप लोगों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा था फ्रिक्शन की जो लेक्चर है इसमें मैंने कहा था कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा जब नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन इधर पर मैं कौन सा फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो इधर पर मैं छोटा सा एस लगाऊंगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी जगह पर और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इधर पर मैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या था, म्यू था, तो म्यू एस यानी स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल फोर्स अपनी जगह पर। अब अगर ये नॉर्मल फोर्स मैं इक्विलिटी के इस पार लेके आता हूँ तो ये डिवीजन में आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि म्यू एस अपनी जगह पर, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी जगह पर, और नॉर्मल फोर्स अपनी जगह पर। तो ये क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। दोबारा बता रहा हूँ कि ये किसी भी सरफेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये एक्चुअली रेशो होता है बिटवीन द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है इसकी बात कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा जब नॉर्मल फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये काइनेटिक है, तो इधर मैं छोटा सा क्या लगाऊंगा, सो एफ काइनेटिक अपनी जगह पर कांस्टेंट लगाऊंगा, तो म्यू है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, नॉर्मल फोर्स अपनी जगह पर लिखे, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी जगह पर, काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी जगह पर, एंड नॉर्मल फोर्स डिवीजन में आया। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि म्यू का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ये याद रखिए, ठीक है ना। यानी फोर्स का भी यूनिट न्यूटन है और फोर्स का भी यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन कैंसिल विद ईच अदर, सो देयर इज नो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये याद रखिएगा। अब आ जाए ग्राफिकली इसको ज़रा डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राफिकली आप इसको किस तरह पहचानेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्राफ एक मैंने एक्स एक्सिस लिया और एक मैंने वाई एक्सिस लिया, और ये ओरिजिन है, ठीक है। दिस पॉइंट इज व्हाट, ओरिजिन, ठीक है ना। अब देखिए जो एक्स एक्सिस है इस पर मैंने कैपिटल एफ लिखा है, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है। क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ये की है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो कैपिटल एफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अप्लाइड फोर्स, जो कोई एजेंट या मैं अपने आप को कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये जो स्मॉल एफ है ये फ्रैक्शन फोर्स है, ये फ्रैक्शन, ये फोर्स लगाइए, ठीक है ना। अब देखिए इधर पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कंसिडर कर रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों की बात करूँगा, ठीक है ना। यानी काइनेटिक भी की बात भी करूँगा और स्टैटिक की बात भी करूँगा। देखिए ये एक मैंने सरफेस लिया और इसके ऊपर मैंने दोबारा वही क्या लिया, जो ब्लॉक है वही लिया, ठीक है। अब इसी जगह पर मैं लगाता हूँ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये एजेंट है, ठीक है ना, कोई भी एजेंट है, ठीक है। इसकी जगह आप बेल भी बना सकते हैं। और ये क्या है, सॉरी, ये है फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रैक्शन फोर्स है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँ और अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स ही फ्रैक्शन लगाती है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगी, तो आप लोगों ने कहना है नो। वेरी गुड। यानी जब अप्लाइड फोर्स 1 हुआ तो फ्रैक्शन फोर्स भी क्या हुआ, सॉरी 1 हुआ, तो ये पॉइंट आया नो मोशन। अगर मैं इसको 2 न्यूटन करूँ और ये भी 2 न्यूटन हो जाए तो आया, अब ये मोशन करेगी, फिर आप लोगों ने बताना है नहीं, बिकॉज बोथ साइड फोर्सेस आर व्हाट, इक्वल। तो इधर पर अगर 2 करो तो इधर पे भी क्या हो जाता है, 2 ही हो जाता है, ठीक है ना। तो अगेन दिस पॉइंट, सो नो मोशन। अगर इधर पे 3 न्यूटन करो और इधर पे भी 3 न्यूटन हो जाए तो क्या मोशन करेगी, नो। सो अगर इधर पे 3 करो तो इधर पे भी 3 होगा, सो अगेन नो मोशन, ठीक है ना। लेकिन अगर इधर पे 4 न्यूटन करो तो इधर पर क्या आएगी, ये डायरेक्ट 2.5 न्यूटन तक गिर जाएगी। तो अब क्या होगा, अब देखिए इधर पे 4 न्यूटन है और इधर पे 2.5 न्यूटन रह गया। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अब इसी डायरेक्शन में ही मोशन करेगी। तो अगर इसको मैं 4 करूँ तो ये 2.5 यही पॉइंट आता है, तो ये क्या हुआ, अब मोशन स्टार्ट होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको 5 न्यूटन करो तो इधर पे 2.5 न्यूटन ही लगेगा। अगर 6 न्यूटन करो तो इधर पे 2.5 न्यूटन ही लगेगा। तो अगर 5 न्यूटन करो, ठीक है ना, तो 2.5 ही लगेगा। अगर 6 करो तो 2.5 ही लगेगा। अब देखें इसी ग्राफ के ऊपर अगर आप सोचें तो इस ओरिजिन से लेकर ये स्ट्रेट लाइन आता है इधर तक, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इधर से फिर डायरेक्ट डिक्रीज होकर कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है, कांस्टेंट सीधा, थोड़ा दूर है मुझसे, सीधा बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इधर पे जो ओ से लेकर ए रीजन तक, क्या इस रीजन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर सकता था, नहीं। तो ये कौन सा रीजन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है ये, ठीक है ना। लेकिन अब ए से लेकर इस जगह से लेकर
बी तक आगे जाए, ये कौन सा रीजन है? ये काइनेटिक रीजन है, काइनेटिक रीजन, काइनेटिक फ्रिक्शन रीजन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर पर एक एमसीक्यूज़ अक्सर एंट्री टेस्ट में आता है और आप लोगों से ये फिर पूछता है कि आया स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, दोनों के बीच अगर आप कंपैरिजन करें तो इधर से लेकर इधर तक की क्या है? स्टैटिक है, तो ये एफ स्टैटिक मैक्सिमम है, ठीक है ना, और ये क्या है? एफ काइनेटिक है। तो याद रखें स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा के लिए ज़्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है और कुछ एंट्री टेस्ट के पेपरों में ये एमसीक्यूज़ रिवाइज हो चुका है, तो याद रखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा के लिए ज़्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। Now come towards we have to discuss about of the advantages and disadvantages of friction, ठीक है। तो advantages क्या है? advantages फ़ायदे, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन के बहुत से फ़ायदे हैं, अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन ना होता तो अगर कोई रवा दवा होता तो फिर हमेशा के लिए रवा दवा होता, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला जो एडवांटेज है फ्रैक्शन का, इस ज़मीन पर अगर हम मोशन करते हैं, हम हरकत करते हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन ना होता तो फिर हम मोशन नहीं कर सकते थे, ठीक है। दूसरे कि इस बोर्ड के ऊपर देखें तो मैंने इधर पे नेल्स लगा के रखे हैं, ये देखें नेल्स, ठीक है ना। ये नेल्स क्या कर रहा है? इस बोर्ड को इस दीवार के साथ अटैच रखता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये नेल्स इधर पे नहीं ठहर जाते, ये वापस गिर जाते, ठीक है ना। मैच स्टिक जब आप माचिस को लगाते हो तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं, इसको रगड़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या मैच स्टिक लग जाते थे? नो, नहीं। इसी तरह और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसी बोर्ड के ऊपर देखें जो मैंने राइटिंग की है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये राइटिंग इधर पर नहीं ठहर सकता था, ये नीचे गिर जाता था बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, या हमेशा के लिए अपना हरकत जारी रखता था बिकॉज ग्रेविटी इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह इसी जगह पर हवा मौजूद है, बम्पी सरफेसेस है, ठीक है ना। जो आपकी जूतों के जो सोल्स जो रफ़ बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह टायर्स जो रफ़ बनाए जाते हैं, बम्प्स इसमें होता है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं यार हमारी गाड़ी के टायर्स ख़राब हो चुके हैं, तो टायर्स ख़राब होने का मतलब यह है कि इसमें जो फ्रैक्शन, जो ग्रिप की ताकत है वही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बिकॉज अब मेरी गाड़ी स्लिप भी करेगी और आसानी से चढ़ाई को क्रॉस नहीं कर सकेगी, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप स्लो डाउन होते हैं, आप किसी चढ़ाई पे जाते हैं, अपनी गाड़ी को चढ़ाते हैं, तो ये ज़्यादा फ्यूल जो है खर्च करेगा बिकॉज ऑफ व्हाट? ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा एनर्जी इसमें क्या होगा? वेस्ट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करेगा। दूसरा है कि अगर कोई मशीन आप चलाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ, कपड़ों की मशीन है, ठीक है ना। इसी तरह कोई और मशीन है, अगर आप ज़्यादा देर तक इसको चला के रखें, या गाड़ी भी मशीन है तो चला के रखें, तो इसमें क्या एनर्जी कंज्यूम होगी? हीट जनरेट होगी, तो ये हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा है कि वेयर एंड टियर, यानी आप अपनी जूतों को देखें, अगर आप इस जूते का इस्तेमाल तकरीबन 1 साल तक करें या तकरीबन 2-3 महीनों तक करें, तो इसके जो सोल्स है इसको देखें तो ये ख़त्म हो चुके होंगे, बिल्कुल ये फ्लैट शक्ल इख्तियार करेगी, ठीक है ना। इसमें जो रफनेस है वो बिल्कुल ख़त्म होगा। तो मतलब यह है कि आपकी जूते अब क्या हुए हैं? पट चुके हैं, ठीक है। तो ये अकेले जूतों का मिसाल नहीं, इस तरह डिफरेंट मशीनों का मिसाल भी है। मशीनों में जो है अगर फोर्सों में ख़राबी आती है तो बिकॉज ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस इट, ठीक है। इसको हम कम कैसे करेंगे? तो जो लुब्रिकेंट्स है, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लुब्रिकेंट्स की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स का मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर आपका साइकिल का पहिया जाम है तो इसमें थोड़ा ऑयल लगाओ या सरफेस को क्या करो? पॉलिश करो। क्या करो? पॉलिश करो। पॉलिशिंग से जो है फ्रैक्शन क्या होगा? ये कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो और तरीका है रिडक्शन का, बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल अगर हम करें, किस चीज़ का? बॉल बेरिंग का। ये बेरिंग होता है, इसके अंदर ये बाल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? रोटेट होते हैं, तो ये जो सर पे से ही भी रोटेट होता है, ठीक है। इसको रोलिंग फ्रैक्शन फिर कहता है। देखिए रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक टायर रखा, ठीक है ना। तो अगर इस टायर को मैं स्लाइड करके आसानी से लेके जा सकता हूँ, इसको रोल करके आसानी से लेके जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली एक बच्चा भी कहेगा कि अगर इस टायर को आप रोल करें तो बहुत आसानी से ये जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं रोल करूँ तो इधर से इधर तक मैं बहुत आसानी से आ सकता हूँ। हाँ, स्लाइडिंग में बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन में फ़र्क होता है। रोलिंग फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होता है जब आप किसी बॉडी को रोल कर रहे होते हैं और इस दौरान इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाती है।